हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल दक्ष क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हो हमारी साइकोलॉजी की सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आज हम अपना आगे करेंगे मनोविज्ञान को। इससे पहले हमने एनसीईआरटी करी थी, है ना। आज हम करेंगे मनोविज्ञान का विकास, यानी चेतना का विज्ञान, मन का विज्ञान, ये सारी बातें किस तरीके से आई। तो सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया था। किसका? आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान, और ये थी हमारी 16वीं शताब्दी। तो सबसे पहले किसने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा, क्यों कहा, आखिर इसके पीछे ऐसी क्या कहानी थी कि मनोविज्ञान को पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया। जब हम देखते हैं, शुरू से इतिहास इसका पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि मनोविज्ञान किसका? दर्शन शास्त्र का अंग था। किसका? दर्शन शास्त्र का, है ना। फिर इसको दर्शन शास्त्र से अलग किया गया। दर्शन शास्त्र से ये सब्जेक्ट निकलने के कारण ही इसको आत्मा का विज्ञान कहते हैं। और ये कहने वाले विद्वान कौन से थे? ये विद्वान थे, किसने कहा? अरस्तु। कौन है? अरस्तु, प्लेटो, देकार्ते, है ना। ये क्या कहते हैं? ये मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहते हैं, क्योंकि दर्शन शास्त्र में हम क्या देखते हैं कि दर्शन शास्त्र की जब हम बात करते हैं, दर्शन शास्त्र में बात होती है किसकी? आत्मा और परमात्मा की, है ना। आत्मा और परमात्मा, दर्शन शास्त्र का क्या उद्देश्य होता है? मनुष्य को परमात्मा से मिलाना, आत्मा को परमात्मा से मिलाना। लेकिन यहाँ ये लोग कहते हैं, अरस्तु ये बात बोलते हैं कि आत्मा किसका अंश है? मनुष्य का। परमात्मा तक पहुंचना बहुत दूर की बात है। सबसे पहले हमें मनुष्य को मनुष्य से ही मिलाना होगा, यानी इंसान को इंसान से मिलाएंगे। इसके लिए हमें किसका अध्ययन करना होगा? मनुष्य की आत्मा का। तो अरस्तु कहते हैं कि हमें मनुष्य की आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। इसीलिए दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी भी कहा जाता है। क्या? मनोविज्ञान की जननी कौन है? दर्शन शास्त्र, ठीक है। और मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? मनोविज्ञान के जनक है अरस्तु। मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। अरस्तु की एक बुक है डी एनिमा। कौन सी है? इनकी एक पुस्तक है डी एनिमा, जिसमें ये मनोविज्ञान के लिए मना दर्शन शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका? मना दर्शन शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे की कहानी देखते हैं क्या है। सॉरी, नया है सिस्टम तो सब गड़बड़ हो रही है। अब
आत्मा का विज्ञान, तो अब इसको आत्मा का विज्ञान क्यों नहीं कहा जा रहा? आत्मा के विज्ञान के इस जो ये वाला जो मैटर है, ये जो विचारधारा है, इसका भी खंडन किया गया, इसकी आलोचना की गई। क्यों? क्योंकि लोगों का कहना है कि आत्मा को किसी ने नहीं देखा। क्या कहते हैं? आत्मा का कोई भी मूर्त रूप नहीं है, ठीक है, और आत्मा को किसी ने देखा नहीं है, इसीलिए इस आत्मा के विज्ञान की विचारधारा का खंडन हो जाता है। दूसरी जो इसकी विचारधारा आती है वो है मन का विज्ञान। दूसरी विचारधारा कौन सी है? दूसरी विचारधारा है मन का विज्ञान। ये शताब्दी है हमारी 17वीं। किसने कहा था मनोविज्ञान को मन का विज्ञान? ये दार्शनिक है पंपोनोजी। कौन है दार्शनिक? पंपोनोजी। और इनके साथ इनके सहयोगी कौन है? जॉन लॉक, थॉमस रीड। इनके सहयोगी कौन है? जॉन लॉक और थॉमस रीड। ये कहते हैं कि आत्मा मन का विज्ञान है। क्यों? क्योंकि मनुष्य क्या है, अपने मन में विचारों को सोचता है, देखता है। ये मन और मस्तिष्क को एक ही मानते हैं। क्या कहते हैं? इन लोगों का कहना है कि हम ज्ञानेंद्रियों से, ये कहते हैं कि ज्ञानेंद्रियों से जो भी सूचना आती है, जो भी सूचना आती है वो कहाँ आती है? वो आती है हमारे मस्तिष्क या फिर मन में। इसीलिए हमें मनुष्य के मन का अध्ययन करना चाहिए, मस्तिष्क का अध्ययन करना चाहिए, ना कि उसकी आत्मा का। मनोविज्ञान अगर शब्द की उत्पत्ति देखो, पंपोनोजी और गैरिट, दो ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने साइकोलॉजी शब्द का क्या किया है? विभाजन किया है। मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। ठीक है, ये जो साइकोलॉजी शब्द है इसका अर्थ विभाजन सहित दो मनोवैज्ञानिकों ने बताया है। किसने? एक तो है गैरिट और दूसरे है पंपोनोजी। ये क्या कहते हैं? साइकोलॉजी शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? साइकी प्लस लोगोस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा या फिर मन, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना, गहराई से जानना। ठीक है, तो याद रखेंगे पंपोनोजी और गैरिट दो मनोवैज्ञानिक ऐसे हुए हैं जिन्होंने साइकोलॉजी शब्द का क्या किया? विभाजन किया। इसीलिए ये कहते हैं कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ना कि आत्मा का विज्ञान। ये वाली जो घटना है 17वीं शताब्दी के अंत तक चलती है। कब तक? 17वीं शताब्दी के अंत तक। उसके बाद इसका भी खंडन होने लगता है। लोग कहते हैं अंत तक। लोग क्या कहते हैं? लोग ये कहते हैं कि मन और मस्तिष्क, सबसे पहले तो ये मन और मस्तिष्क में भी एक नहीं थे। कोई कहता है मन और मस्तिष्क अलग अलग होता है, कोई कहता है मन और मस्तिष्क अलग अलग है, और है भी तो इनको किसी ने देखा नहीं है। मन को भी, मन का कोई भी मूर्त रूप नहीं है, इसलिए आप अध्ययन किसका करोगे? ठीक है, तो इस विचारधारा का भी खंडन कर दिया गया। इसके बाद जो नया अध्ययन आता है वो आता है चेतना का अध्ययन। नई जो
ठीक है, एक नई विचारधारा जो आती है वो क्या कहते हैं, मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन है। और ये बात आती है 19वीं शताब्दी के आसपास। वही चेतना जिसके अध्ययन के लिए विलियम वुंट ने क्या किया था, प्रयोगशाला की स्थापना की थी। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि आखिर इसको मानने वाले विद्वान कौन हैं, चेतना के विज्ञान को। विलियम जेम्स। दूसरे कौन हैं, विलियम वुंट। वुंट के शिष्य हैं टिचनर। वुंट के शिष्य कौन है, टिचनर। जेम्स सल्ली कौन है, जेम्स सल्ली। और यहाँ नेक्स्ट नाम है वाइव, नाम से क्या है, वाइव। ये क्या मानते हैं, इसको चेतना का अध्ययन मानते हैं। अब हम क्या देखेंगे, चेतना क्या होती है। कल की क्लास में हमने कुछ तो समझा था कि आखिर ये चेतना क्या है। चेतना क्या है, हमारा तत्काल अनुभव। क्या होती है चेतना, चेतना या कॉन्शियस क्या होता है, हमारा तत्काल अनुभव क्या है, चेतना है। क्योंकि इनका मानना है कि अगर मनुष्य को समझना है तो मनुष्य किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, एट ए टाइम उसके मन में ऐसा क्या आता है कि वो कोई व्यवहार करता है, इन सब बातों को समझने के लिए हमें उसकी चेतना का अध्ययन करना होगा। तो पहली बात आपको याद रखनी है कि चेतना क्या है, हमारा तत्काल अनुभव है। और दूसरा क्या है, ये मस्तिष्क का एक आंतरिक रूप है। क्या है, मस्तिष्क का आंतरिक रूप। क्या है, चेतना मस्तिष्क का आंतरिक रूप है, हमारी तत्काल अनुभूति या विचार है। चेतना के तत्व अगर, यानी इस चेतना में क्या क्या चीजें शामिल होती है, इधर हम लिखेंगे चेतना के तत्व। चेतना के तत्व कौन कौन से होते हैं, चेतना के तत्व है संवेदना, भाव, अनुभूति। ठीक है, अब ये तीनों चीजें क्या है, कल हमने प्रत्यक्षीकरण, संवेदना, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी में जिक्र किया था। संवेदना क्या होती है, संवेदना को ज्ञान की पहली सीढ़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज्ञान की पहली सीढ़ी। कैसे, संवेदना ये है ज्ञान की पहली सीढ़ी। कैसे है, संवेदना एक अधूरा ज्ञान होता है। संवेदन सेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रूम में बैठे हुए हो और आपको ये मात्र आभास हुआ कि कोई आया है, मम्मी आ रही है चाय पकड़ाने के लिए, आपको ऐसे लग रहा है कि कोई आया है, ये क्या है, संवेदना। उसका ज्ञान पूरा प्राप्त करने के लिए आपको उसको देखना होगा, यानी उसका प्रत्यक्षीकरण करना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि आया कौन है। अदरवाइज सिर्फ क्या होता है, आभास। तो ये आभास मात्र वाली जो भावना होती है, ये क्या होती है, संवेदना होती है। इसमें क्या होता है, मात्र आभास। उसके बाद भाव। भाव संवेदना के बाद आपके मन में जो किस तरीके के विचार भाव आ रहे हैं, किस तरीके के इमोशन आप क्या फील कर रहे हो, वो है भाव। और अनुभूति है, उसका प्रत्यक्षीकरण करने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, वो है आपकी अनुभूति। ठीक है, तो ये इन्होंने चेतना के तीन तत्व बताए कि कोई भी मनुष्य किसी भी चीज के प्रति इस तरह से रिएक्शन करता है, सबसे पहले उसकी संवेदना होती है, उसका प्रत्यक्षीकरण करता है, फिर भाव, और फिर उसके प्रति कोई विचार बनते हैं। तो हमें उसकी चेतना का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तो चेतना के अध्ययन के लिए ही क्या किया था विलियम वुंट ने,
इसके अध्ययन के लिए ही वुंट ने क्या किया था, प्रथम प्रयोगशाला किसकी, मनोविज्ञान की, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की थी। कहां पर, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। ठीक है, तो इतना चेतना का विज्ञान। अब इस बात को भी लोगों ने नहीं माना कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान नहीं है। ठीक है, आने वाले जो विचारक थे उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान नहीं है। इनमें प्रमुख कौन थे, एक तो था मैकडूगल और दूसरा है फ्रायड। कौन, इसके आलोचक कौन है, इसकी आलोचना की थी मैकडूगल ने और दूसरे है फ्रायड। क्या कहते हैं ये, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसकी आलोचक कौन है, इसके आलोचक है फ्रायड और मैकडूगल। फ्रायड तो ये कह करके आलोचना करते हैं कि मन का सिर्फ एक ही भाग नहीं होता, यानी सिर्फ चेतना ही नहीं होती। फ्रायड क्या कहते हैं, फ्रायड कहते हैं कि मन में सिर्फ चेतना ही नहीं होती, मन के 3 भाग होते हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ठीक है, वो कहते हैं कि चेतन तो सिर्फ 1/10 ही होता है, बाकी अचेतन, सबसे बड़ा भाग अचेतन होता है। और अचेतन मन का फ्रायड कहते हैं हमारे मन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारे बचपन की जितने भी बुरे एक्सपीरियंस होते हैं, दुखदायी बातें होती है, वो सारी की सारी अचेतन में होती है, जो बार बार हमारे चेतना में आकर के हमारे व्यवहार को, हमारी पर्सनैलिटी को क्या करती है, प्रभावित करती है। और मैकडूगल एक पुस्तक लिखते हैं, मैकडूगल की बुक है कौन सी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ये बुक आती है इनकी 1905 में, और दूसरी इनकी पुस्तक है 1908 में आई थी, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, ये कब आती है, ये किताब आती है 1908 में। इसमें मैकडूगल किसकी आलोचना करते हैं कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान नहीं है, चेतना के, क्योंकि चेतना को देखा नहीं जा सकता, इसका कोई मूर्त रूप नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कहते हैं कि चेतना तो सिर्फ क्या है, एक आंतरिक पार्ट है मस्तिष्क का, इसके अलावा मस्तिष्क 2 तरह से कार्य करता है। कौन कौन से, ये कहते हैं कि मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, 2 तरह से क्रियाएं करता है, एक है आंतरिक और दूसरा है बाह्य। आंतरिक रूप से क्या है, विचार, या फिर जिसको आप कह रहे हो कि चेतना,
और बाह्य रूप में क्या है हमारा व्यवहार। ठीक है, बाह्य रूप में क्या है व्यवहार। मैकडूगल कहते हैं कि हमारी चेतना का मूर्त रूप क्या है व्यवहार है, इसीलिए व्यवहार का भी अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति सोच क्या रहा है, क्या विचार चल रहे हैं, वो तो सिर्फ व्यक्ति को ही पता है। हमें मनुष्य का अध्ययन करना है तो हमें उसकी सारी एक एक एक्टिविटी का अध्ययन करना होगा। तो किसमें किससे कर सकते हैं हम व्यवहार में, क्योंकि व्यवहार में मानसिक और शारीरिक दोनों ही पहलू शामिल होते हैं। कैसे, हमारा व्यवहार का मूर्त रूप क्या है हमारे विचार, और पता कैसे चलता है जब उन विचारों पर आधारित हम व्यवहार करते हैं, कोई क्रिया करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद का जो आएगा 4 नंबर क्या है, साइकोलॉजी किसका अध्ययन है, व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। ये वाली विचारधारा कब सामने आई, 20वीं शताब्दी में। कब, 20वीं शताब्दी में। और कौन थे, एक तो है वॉटसन, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, सारे के सारे व्यवहारवादी। मेन रूप से इस पर वॉटसन का कहा जाता है, क्योंकि वॉटसन ने 1912 के आसपास क्या किया था, व्यवहार शब्द का। चलिए पहले अपने व्यवहार को समझ लेते हैं। व्यवहार का अध्ययन है तो ये व्यवहार आखिर क्या है, क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है तो व्यवहार क्या है, ये मानसिक विचारों का क्या है बाह्य रूप। इसको हम कह सकते हैं कि मानसिक स्थिति का बाह्य रूप। ठीक है, और क्या कह सकते हैं हम इसको, इसमें शारीरिक प्लस मानसिक दोनों ही क्रियाएं शामिल होती है। यानी व्यवहार किससे मिलकर बनता है, शारीरिक क्रिया प्लस कौन सी, मानसिक क्रियाएं मिल करके हमारा क्या बनता है, व्यवहार बनता है। जो अभी हमने मैकडूगल की बुक पढ़ी थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसमें उसने सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, 1905 में जो लिखी गई थी। और 1913 में वॉटसन ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। 1913 में वॉटसन क्या कहते हैं, वॉटसन कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ठीक है, आगे जब हम व्यवहारवादी संप्रदाय पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसका जनक वॉटसन को कहा जाता है। मनोविज्ञान के इतिहास में एक बात और याद रखने वाली है कि 1890 से लेकर के 1905, यानी जब तक कि मैकडूगल की बुक नहीं आ जाती तब तक, इस काल को क्या कहते हैं, बंजर काल कहते हैं। क्या कहते हैं, बंजर काल। क्यों, क्योंकि इस टाइम चेतन और अर्ध चेतन में क्या चल रहा होता है, चेतन व अचेतन कह लो, अर्ध चेतन कह लो, इनमें क्या चल रहा होता है, संघर्ष। यानी ये खुद ही एक मत नहीं हो पाते हैं मनोवैज्ञानिक। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।